आज हम बात करने वाले हैं सीरीज चीफ ऑफ वॉर के एपिसोड 3 और 4 की रोमांचक कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की कहानी शुरू होती है एपिसोड 2 की घटनाओं के 1 साल बाद। हम देखते हैं कि कियाना अब आखिरकार कपड़े पहन चुका है। शुक्र है, अब उसकी वो पीठ की मसल्स बार बार दिखकर हमें परेशान नहीं कर रही। अब जहाज पर मौजूद टोनी नाम का आदमी कियाना को अंग्रेजी भाषा सिखा रहा है और साथ ही उसे राइफल चलाना भी सिखा रहा है। वो उसे राइफल के हर एक हिस्से की जानकारी याद करवाता है और सिखाता है कि निशाना कैसे साधना है, क्योंकि टोनी को कियाना से बहुत लगाव है। अब वजह क्या है कोई नहीं जानता, शायद उसका दिल ही बहुत अच्छा है। टोनी और उसकी टोली कियाना को अपने साथ व्यापार यात्रा पर ले जाती है। वे अलास्का से गुजरते हैं, जहां कियाना पहली बार राइफल से हिरण का शिकार करता है। मतलब अब वो राइफल चलाने की प्रैक्टिस में माहिर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आहू में उसकी पत्नी कूपो को अभी नहीं पता कि उसके पति कियाना के साथ क्या हुआ। उसे पूरा यकीन है कि कियाना अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सीन बदलता है आहू में, जहां पागल राजा कहा खिली रहता है। उसके खिलाफ कुछ बगावत हो रही थी। कुछ लोगों ने उसे जहर देने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उसके किए हुए कामों से तंग आकर बदला लेना चाहा। लेकिन कहा खिली और उसकी परिषद बहुत चौकस थे। उन्होंने उन सबको पकड़ लिया और उसी जहर से उन्हें सजा दे डाली। अब कहानी हमें फिर से हवाई ले जाती है, एक जगह जिसका नाम है कोहाला। हवाई कई जिलों में बटा हुआ है और उन जिलों में से एक का मुखिया है कामे हामे हामे। हाँ, यकीन मानिए, नाम वाकई ही ऐसा ही है। अब मिस्टर कामे हामे हामे अपने जिले के मर्दों को चुनौती दे रहा होता है। सब लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर समुद्र के अंदर उतरते हैं और यह प्रतियोगिता चल रही होती है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकता है। और जाहिर है, आखिर में सबसे ज्यादा देर तक नीचे रहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कामे हामे हामे ही होता है। सिर्फ यही नहीं, वो ऊपर आने के बाद पत्थर को फेंकता भी नहीं है, बल्कि उसे पकड़कर ही तैरते हुए किनारे तक लौटता है, क्योंकि कामे हामे हामे सच में बहुत ताकतवर है। या फिर शायद बाकी लोग बस उसे खुश करने के लिए हार मान लेते हो। जब वो किनारे आता है तो काहू मानो का पिता उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, तू अपने जिले की जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ समुद्र में खेल रहा है। कामे हामे हामे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो जो नेताओं की परिषद है ना, वहां बस बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता। मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला आदमी हूं। तब काहू मानू का पिता कहता है, राजा, जो तुम्हारा चाचा भी है बहुत बीमार है, उसकी हालत अब नाजुक है, उसने तुम्हें तुरंत बुलाया है। कामे हामे हामे अपना युद्ध वाला परिधान पहनता है और राजा से मिलने निकल पड़ता है। वहां राजा के साथ उसका बेटा कीवोआ भी मौजूद होता है। वैसे इन नामों को बोलते बोलते मेरी जबान तो उलझ ही गई है। और हाँ, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सीरीज कैसी लगी। अब राजा अपनी बात शुरू करता है। वो कैप्टन कुक का जिक्र करता है और कहता है कि वो एक महान नेता था। कैप्टन कुक वही था जिसने पहले उन पर हमला किया था, लेकिन आखिरकार वो हारे थे। हालांकि उस लड़ाई में हवाई के बहुत से लोग मारे गए थे, क्योंकि कैप्टन कुक के पास बंदूकें और पिस्तौलें थी, जबकि ये लोग भाले लेकर लड़े थे। जब भी राजा कैप्टन कुक के बारे में कुछ अच्छा बोलता, उसका बेटा कीवोआ बीच में टोक देता और बुरा भला कहने लगता। उसे उन लोगों से बहुत नफरत थी जो उनके साथ ऐसा बर्ताव कर गए थे। लेकिन फिर भी साफ दिखता था कि राजा अपने दुश्मनों की ताकत और नेतृत्व की कदर करते हैं। बात आगे बढ़ती है और राजा कहता है कि कहा खिली जरूर हमला करने की तैयारी कर रहा होगा। वो कामे हामे हामे से पूछता है कि ऐसे में हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तभी कीवोआ बीच में बोल पड़ता है, हमें भाले और हथियार तैयार करने चाहिए और सबसे जरूरी सच्ची नीयत रखनी चाहिए। खुदा ने चाहा तो हम कहा खिली की सेना का सामना जरूर करेंगे। राजा उसे रोकते हुए कहता है, जरा चुप रहो, मैं कामे हामे हामे की राय सुनना चाहता हूं। कामे हामे हामे धीरे से कहता है, पिछले घेरेबंदी वाले युद्ध में हमारी हार की वजह हथियार नहीं बल्कि खाना था। हमारे भंडार खाली थे, सिपाहियों को खाने को कुछ नहीं मिला, वे भूखे रह गए और मजबूरी में उन्हें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खानी पड़ी जिससे उन्हें दस्त लग गए और फिर हम युद्ध हार गए। सोचिए जरा, कोई अपने पोते से पूछे, दादाजी आप वो युद्ध कैसे हार गए, और जवाब मिले, बेटा दस्त लग गए थे। फिर कामे हामे हामे राजा से कहता है, हमें अपने अनाज और खाने के भंडार भर लेने चाहिए। तभी कीवोआ फिर बोलता है, लेकिन इसमें कम से कम 9 महीने लगेंगे। कामे हामे हामे आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं तो ये काम महीनों पहले से ही शुरू कर चुका हूं। अब हमारे सारे भंडार अनाज और भोजन से भरे पड़े हैं। मतलब साफ था कि ये आदमी बहुत पहले से तैयार बैठा था। उस पल राजा कामेहामेहा की रणनीति से बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन कीवा के चेहरे पर साफ झलक रहा था, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जल रहा था ईर्ष्या में। अब सीन बदलता है, हम पहुंचते हैं काहू मानू और जैक के पास। वो बच्चों को और खुद काहू मानू को भी अंग्रेजी भाषा सिखा रहा होता है। उसी समय काहू मानू के पिता मोकू अंदर आते हैं। वो जैक की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, यहां से अभी निकलो। फिर काहू मानू से बोलते हैं, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी कामेहामेहा से होने वाली है। काहू मानू हैरान होकर जवाब देती हैं, फिर से वही बात, इतनी जल्दी क्यों हो रही है। मोकू झुंझलाते हुए बोलता है, जल्दी, हमें यहां आए 1 साल हो गया है। कौन सी शादी है जो 1 साल की तैयारी ले रही है। अब और देर मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ ताकि विवाह जल्द हो सके। अब सीन कट होता है जहाज की तरफ, जहां कियाना मौजूद है। वहां एक आदमी है जिसका नाम है मार्ले। मार्ले कियाना से नफरत करता है, टोनी से भी, बल्कि सच कहें तो वो खुद से भी नफरत करता है। वो बड़बड़ाता रहता है,
कैप्टन ने उस कियाना को क्यों बचाया? तो टोनी जवाब देता है, क्योंकि कियाना ने पहले कैप्टन की जान बचाई थी, वो बस एहसान चुका रहा है। तुम एक नीच इंसान हो मार्ले। मार्ले झट से पलटकर कहता है, अपनी औकात मत भूलो टोनी, ये मत समझो कि एक ही जहाज पर हैं तो हम बराबर हैं। देखो खुद को और सब कुछ याद रखो। ये बात साफ थी, मार्ले उसे नीचा दिखा रहा था क्योंकि वो टोनी को गुलाम समझता था। टोनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया और सीधा कियाना के पास पहुंचा। वो देखता है कियाना अपने चारों तरफ हथियारों से घिरा बैठा है। टोनी मुस्कुराकर कहता है, भाई तुम इस जहाज पर किसी से मिलते क्यों नहीं, बस इन हथियारों के साथ ही वक्त बिता रहे हो? कियाना जवाब देता है, मुझे और हथियार चाहिए, बहुत ज्यादा। टोनी हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें बहुत पैसा चाहिए होगा, क्योंकि जो पैंट तुम पहने हुए हो वो भी तुमने मुझसे उधार ली है। वो आगे कहता है, वैसे अब हम जाम्बोंगा नाम के एक तटीय शहर जा रहे हैं। ये एक इंडियन शहर है जिस पर स्पेनिश लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कियाना, बस समस्या वही है, पैसा। अब हम फिर लौटते हैं काहमानो के पास। वो अपने पिता से कहती है, आप मुझे शादी के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? मोकू जवाब देता है, देखो बेटी, सीधी बात बताऊं तो मुझे लगता है कामेहामेहा वही राजा है जिसकी भविष्यवाणी में बात की गई थी। लेकिन क्या वो भविष्यवाणी वाला राजा कियाना नहीं था? काहमानो पूछती है, आपको इतना यकीन कैसे है? मोकू कहता है, जिस रात कामेहामेहा का जन्म हुआ था, आसमान में एक भविष्यवाणी वाला तारा जल उठा था। वो इस बात का संकेत था कि वही है चुना हुआ राजा। तभी से मुझे विश्वास हो गया था, लेकिन अफसोस अब तक वो खुद अपने जीवन में अनिश्चित है। इसलिए तुम्हारा काम है उसे यकीन दिलाना, उसका आत्मविश्वास बनना। यही कारण है कि मैं चाहता हूं तुम उसकी पत्नी बनो। काहमानो उदास होकर जंगल की तरफ निकलती है। वो अपनी सहेली कुबिही को देखती है जो पेड़ों पर अपनी झुंझलाहट निकाल रही होती है। काहमानो धीरे से पूछती है, कैसी हो? कुबिही पलटकर कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन सुना है तुम उस शादी में जा रही हो जिसे तुम खुद नहीं चाहती। काहमानो चुप रहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं। अब हम फिर से कियाना की ओर लौटते हैं। अब वो उस इंडियन शहर में पहुंच चुके हैं। जब वो जहाज से उतरता है तो अपने आधिकारिक परिधान में होता है, अपने गर्व का प्रतीक। वो शहर में घूमता है और हर चीज को देखता है, लोगों के कपड़े, रंग रूप और जातियों का मिश्रण। लेकिन सबसे ज्यादा उसका ध्यान खींचती हैं हथियार। टोनी उसे एक दुकान में ले जाता है जहां दुनिया के सबसे नए हथियार बिक रहे हैं। कियाना दुकानदार से कहता है, सुनो, तुम्हारे पास जितने हथियार हैं सब मुझे चाहिए। दुकानदार मुस्कुराकर बोलता है, कोई बात नहीं, पहले पैसे दिखाओ। कियाना 3 सिक्के निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। दुकानदार जोर से हंस पड़ता है। टोनी उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। कियाना, मैंने पहले ही कहा था, पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता, और तुम्हारे पास तो आधी शॉर्ट्स तक नहीं है। वो दोनों सड़क पर आगे बढ़ते हैं। तभी एक औरत कियाना को देखती है और उसके चेहरे पर जैसे पहचान की झलक उभर आती है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है, कुछ कहती है और उसे भीड़ से दूर एक सुनसान जगह ले जाती है। वो औरत उससे बातें करती है और मदद की पेशकश करती है। कहती है कि वो उसे वो सब कुछ दिला सकती है जो वो चाहे। कियाना उदास सा पूछता है, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम फाई है, मैं भी उन्हीं द्वीपों से हूं जहां तुम पैदा हुए हो। यानी वो उसकी ही जमीन की थी, लेकिन बहुत सालों से यहां बसे हुए थी और अब वापस अपने द्वीपों को लौटना चाहती थी। फाई कहती है कि वो कियाना को जितने हथियार चाहिए दिला देगी, पर एक शर्त पर। वो पूछती है, तुम्हें असल में ये हथियार क्यों चाहिए? कियाना बेइंतहा ईमानदारी से कहता है, मुझे एक गलती सुधारनी है। फाई ठंडे समझदारी से बोलती है, ठीक है, मैं मदद करूंगी, पर तुम भी मेरी मदद करोगे। तो टोनी, कियाना और फाई कप्तान के पास जाते हैं। फाई कप्तान से सीधे और निडर अंदाज में कहती है, सुनिए, मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सौदा दे रही हूं। आप कियाना के लिए हथियार अपने पैसे से खरीदिए। कप्तान चकाकर पूछता है, क्या? ये आसान नहीं है, ये बहुत महंगा पड़ेगा और इन्हें यहां से निकालने के लिए ढेरों परमिट चाहिए। फाई शांत रहती है और जवाब देती है, परमिट का हिस्सा मैं संभाल लूंगी और पैसे आप कई गुना वापस पाएंगे। कप्तान सवाल करता है, कैसे? फाई बताती है, हमारे द्वीपों में एक अनोखा लकड़ी का प्रकार मिलता है, पाइन वुड। वो बेहद दुर्लभ है। एक ही टुकड़ा उसकी सामान्य कीमत का 5 गुना तक बिकता है। हमारे द्वीपों में ऐसे पेड़ों की बहुतायत है। ये सुनकर कियाना चौंक कर बोल पड़ा, रुको, क्या तुम हमारी मातृभूमि बेच रही हो? फाई सख्ती से मुस्कुराई, नहीं, हम व्यापार कर रहे हैं, देश नहीं बेच रहे हैं। और हाँ कियाना, आजकल बोलता वही है जो पैसा बोलता है। जो ज्यादा हथियार रखेगा वो अपनी रक्षा बेहतर कर पाएगा, और ये व्यापार हमारे नियमों पर चलेगा, कोई हमें दबा नहीं पाएगा। फाई फिर कप्तान से आंख मिलाकर कहती है, ध्यान रखो, स्पेनिश को अभी तक हमारे द्वीपों का पता नहीं है, पर अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे द्वीपों में पाइनवुड है तो तुम्हारे पास पलटने का समय भी नहीं होगा, इसीलिए जल्दी करो। यह प्रस्ताव न केवल कप्तान को प्रभावित करता है बल्कि कियाना को भी। फाई कियाना को लेकर शहर में घूमती है और वहां के स्थानीय लोगों को दिखाती है जो असल में उस जमीन के मालिक हैं। स्पेनिश लोग उन्हें दबा रहे थे, निर्दयी तरीके से बर्ताव कर रहे थे। फाई गंभीर स्वर में कहती है,
अगर स्पेनिश हमारे द्वीपों तक पहुंच गए तो वो यही सब हमारे लोगों के साथ भी करेंगे। इसीलिए हमारी योजना हमारी जान बचाने की डोर है। हमें तेजी से काम करना होगा क्योंकि बस वक्त की बात है कि हमारी जगह का पता चल जाएगा। अगले दिन वही मार्ले, वो बुराई भरा आदमी, एक और कप्तान मेटकाफ के पास गया। उसने मेटकाफ को कियाना के द्वीपों के खजाने और बहुमूल्य चीजों के बारे में बताया और कि वहां के लोगों को हथियारों से आसानी से हराया जा सकता है। उसने मेटकाफ से एक बड़ा सौदा बांटा, ज्यादा लूट का वादा करके। अब हम फिर लौटते हैं काहुमानू की तरफ। वही दिन उसकी शादी का दिन होना था, पर शादी के सामने एक बात सख्त खड़ी थी। उसने अपने पैतृक से कहा था कि भविष्यवक्ता ने कहा है कि वो संतानवती नहीं हो सकेगी, और जाहिर है कि कामेहामेहा को उत्तराधिकारी चाहिए। तो काहुमानू ने सोचा कि क्या इस शादी का कोई वाकई मतलब है, पर उसके पिता को ने तीखा हुक्म दिया, तुम उससे शादी करोगी और इस बारे में तुमने किसी से बात भी नहीं करनी है। फिर उसे शादी के गाउन में सजाया गया और कामेहामेहा तक लाया गया। पहले वैवाहिक संस्कार किए गए और हमें पता चलता है कि कामेहामेहा की ये पहली पत्नी नहीं थी, उसके पहले भी कई पत्नियां थीं और काहुमानू उससे आखिरी होने वाली थी। संस्कारों के बाद काहुमानू को कामेहामेहा के तंबू में ले जाया गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी कामेहामेहा के साथ। क्यों वो वहां थी? क्या वो किसी प्रकार की पारंपरिक निगरानी करने वाली थी? मुझे खुद पता नहीं दर्शकों। रात बीत गई। हम कट करते हैं और लौटते हैं टोनी की ओर। टोनी मार्ले पर नजर बनाए हुए था। उसे शक था कि मार्ले कुछ शेडी कर रहा है। संयोग से टोनी जहाज पर कप्तान के कैबिन में गया और वहां मार्ले को पाया। क्यों? क्योंकि मार्ले उन मानचित्र को चुरा रहा था जो कियाना के द्वीपों तक पहुंचते थे। टोनी ने सीधा सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन मानचित्रों का क्या काम है? तुम इन्हें क्यों ले रहे हो? मार्ले एक झूठ बोलकर बोला, कप्तान ने कहा है कि मैं इन्हें उसके लिए ले आऊं। टोनी ने तुरंत कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसने गन निकाल ली। पर तभी पता चला कि मार्ले के साथ मददगार लोग भी थे। 2 आदमी कैबिन में छिपे थे। उन्होंने टोनी को पकड़ लिया, उसकी गन छीन ली और उस पर हमला कर दिया। अंततः टोनी बेहोश हो गया। अब हम एपिसोड 4 की शुरुआत में वापस हवाई में हैं। हवाई का राजा अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी थी। राज्य के सभी जनजाति प्रमुख राजा के पुत्र कियोआ के पास गए और उनके सामने घुटने टेक दिए। वहीं माओवी में हवाई के राजा की मृत्यु की खबर कहाखिली तक पहुंची। उसने क्रोधित होकर कहा, क्या वो मर गया पहले कि मैं उसे खत्म कर पाता? यह मेरी सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए थी। सुनो, हम अपनी फौज जुटाएंगे और उन पर धावा बोल देंगे। पर तभी कहाखिली के एक सलाहकार ने हस्तक्षेप किया और कहा, महाराज, मेरा मानना है कि यह नरसंहार की ओर जा रहा है। ये वही भविष्यवाणी नहीं थी जिसके बारे में सबने सुना था, क्योंकि भविष्यवाणी में तो ये कहा गया था कि हमें अपनी सारी सेनाओं को एक मोर्चे में जोड़ना है, ना कि दूसरे राज्यों के हर राजा और राजकुमार को मिटा देना है। लेकिन काहकिली गरजते हुए बोला, अब से कोई और राजा नहीं रहेगा, सिर्फ मैं। मेरे बाद जो भी खून चलेगा वो सिर्फ मेरे वंश से होगा। बस इतना ही कहना है। अब जाओ, सेना तैयार करो। पर उसका बेटा कूपो, उसने अपने पिता की ओर ऐसा नजरिया डाला जैसे कह रहा हो, जो तुम कर रहे हो उसका भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है, ये बस लालच है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, वो बस झुका और अपने पिता के आदेश मान लिए। अब हम लौटते हैं कोबी की ओर। वहां नमाकी, जो कियाना का भाई था, धीरे धीरे कोबी के करीब आने लगा और कोबी भी कुछ हद तक उसी भाव में जवाब दे रही थी, क्योंकि सबको यही लगा था कि कियाना अब जिंदा नहीं है। तो उन्होंने सोचा जिंदगी आगे बढ़ी जानी चाहिए। दूर से उन्हें निहार रहा था नाही। जब उसने दोनों को हंसते बतियाते देखा तो उसका चेहरा तमतमा उठा। उसकी पत्नी हाकेई ने कहा, शांत रहो, उन्हें जीने दो। तुम अच्छी तरह जानते हो नमाकी कब से कोबी से प्रेम करता है, और अब तो 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। कियाना कभी लौटा ही नहीं, वो शायद इस दुनिया में नहीं रहा। पर ना ही बोला, मान लो वो लौट आया तो एक दिन अचानक ढंग दरवाजे पर खड़ा हो गया तो? हाकेई मुस्कुराई, तो हम जश्न मनाएंगे कि वो लौट आया? ना ही भड़क उठा, वाह हाकेई, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान है। तुम सोच भी नहीं सकती, अगर कियाना ने नमाकी को अपनी पत्नी के साथ यूं देखा तो उसका गुस्सा किस हद तक जाएगा। वो तो जैसे उन्हें किसी मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर 3 घंटे तक घसीट दे। खैर, अब लौटते हैं हमारे नायक कियाना की ओर। मैं तुम्हें कुछ बहुत अहम बताने वाला था, लेकिन रुकिए, पहले ये सुनिए। कियाना इस वक्त फाई से बात कर रहा था। फाई ने कहा, सारा हथियारों का सौदा तय हो चुका है। आज रात ही चुपचाप ये सारे हथियार जहाज पर चढ़ा दिए जाएंगे। पर कियाना परेशान था क्योंकि टोनी गायब था। वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था। फाई ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अभी उस पर ध्यान मत दो। मौका बहुत अहम है, बस उसी पर ध्यान दो। पर कियाना वो शहर की गलियों में भागता फिर रहा था, हर किसी से पूछता, टोनी कहाँ है? यहां तक कि वो मार्ले तक गया। मार्ले बोला, मुझे नहीं पता, कल रात देखा था, वो शराब पी रहा था, मौज कर रहा था और फिर गायब, बस। अरे धूर्त मार्ले, तुम पर भरोसा तो नामुमकिन है। खैर, कियाना वहां से निकल गया। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में गया। वहां एक विशाल पिंजरा था, ऊपर कपड़ा ढका हुआ। उसने कपड़ा हटाया और उसके नीचे
दर्जनों लोग जंजीरों में बंधे हुए थे, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। वो गुलाम व्यापारी आया और कियाना को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन कियाना का खून खौल उठा था। उसने उस आदमी को पकड़ लिया और लगभग वहीं मार डाला। तभी स्पेनिश सिपाही आ धमके। उन्होंने कियाना का पीछा किया, गलियों में दौड़ते हुए, लेकिन कियाना धुएं की तरह गायब हो गया। उधर हवाई में नए राजा के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। नए मंत्रियों की घोषणा हो रही थी, पद बांटे जा रहे थे। और वहीं राजा की आखिरी वसीयत पड़ी गई। उसके पुत्र किवालो को राजा घोषित किया गया और कमेहामेहा को युद्ध देवता का दर्जा मिला, यानी रक्षा मंत्री के समान पद। पर किवालो भड़क उठा। क्या वह युद्ध मंत्री का पद मेरा होने चाहिए था? मेरे पिता ने उस नाजायज बच्चे को यह अधिकार कैसे दे दिया? उसने मांगा कि कमेहामेहा वो पद छोड़ दे, लेकिन कमेहामेहा शांत रहा, क्योंकि वो जानता था किवालो योग्य नहीं है। वो सेना का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखता। उसका हक बस दिखावे के सिंहासन तक ही है। तनाव बढ़ता गया। वसीयत पढ़ने वाला व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, शांत हो जाइए। अगर मुखियाओं को लगा कि आप अपने पिता की आखिरी इच्छा का विरोध कर रहे हैं तो वे आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन किवालो बेकाबू था। अपमान से उसका दिल जल रहा था। कमेहामेहा ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर युद्ध मंत्री की छड़ी उठाई, जो उस पद का प्रतीक थी, और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। किवालो फट पड़ा। वो खुद को मारने लगा, चेहरे पर मुक्के बरसाए, यहां तक कि एक दांत टूट गया। वो दांत उसने सबके सामने थूका और बोला, अब मेरा शोक खत्म। ये उनके रीति रिवाज का हिस्सा था। दांत तोड़ना मतलब शोक का अंत। और अब जब कोई रुकावट नहीं थी तो किवालो ने घोषणा की, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगे। यानी गृहयुद्ध की आहट गूंज चुकी थी, और यही वो था जो राजा काहकिली चाहता था। थोड़ी देर बाद मोकू ने कमेहामेहा को अकेले पाया और सलाह देने की कोशिश की, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन कमेहामेहा शांत रहा। वो बस मुड़ा और अपने विचारों के बोझ में डूबा चला गया। अनजाने में काहुमनु ये सब दूर से देख रही थी। कमेहामेहा के जाते ही वो मोकू के पास आई और बोली, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ, शायद मैं उसे सही रास्ते पर ला सकूं। काहुमनु ने भवें सिकोड़ी, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि उसे सही फैसले लेने के लिए मेरी जरूरत है? मोकू ने सिर हिलाया, हाँ, पर अभी नहीं, बाद में, और चला गया। वो सीधे कमेहामेहा के पास पहुंची, धीरे से उसके पास बैठी और नर्म आवाज में बोली, क्या बात है मेरे प्रिय, क्यों इतना भारी मन से बैठे हो? तुम खुद को चुना हुआ मानो। देखो उस पत्थर को, वही सही पत्थर नाही की जिसे तुमने उठाया था। भविष्यवाणी कहती है जिसने उसे उठाया वही चुना हुआ है, और सब कहते हैं कि वो तुम थे कमेहामेहा। कमेहामेहा ने सिर हिलाया और बोला, सच कहूं तो मैंने वो पत्थर वास्तव में नहीं उठाया था। उस दिन जब मैंने कोशिश की, भूकंप आया था और उसी झटके से वो पत्थर पलट गया। वो मेरी ताकत नहीं थी। अगर आज फिर कोशिश करूं तो शायद मैं उसे हिला भी नहीं पाऊंगा। काहुमनु और पास झुकी। उसकी आंखों में सच्चा विश्वास था। नहीं मेरे राजा, ये तुम्हारा शक बोल रहा है। अपनी शक्ति को समेटो, क्योंकि अंधेरे दिन आने वाले हैं कमेहामेहा। तो मैं क्या करूं? हमारे देवता चुप हैं, वे कोई जवाब नहीं देते, कोई संकेत नहीं देते। तो मैं कैसे जानूं कि सही रास्ता कौन सा है? काहुमनु ने उसे दृढ़ नजरों से देखा और कहा, सरल है, बुद्धि का प्रयोग करो, वही करो जो तुम्हें सही लगे। देवताओं को सच कहने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, सच तो तुम्हारे सामने है। इस बीच जाम्बुआंगा द्वीप पर स्पेनिश सैनिक जहाज के कप्तान के सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कियाना नाम के किसी आदमी को देखा है? कभी नहीं सुना ऐसे किसी के बारे में? देखो, मेरा जहाज यहीं है, ऊपर से नीचे तक खोज लो अगर चाहो। स्पेनिश सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, फिर कहा, अभी तो नहीं, पर सुन लो, अगर झूठ बोला है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो चले गए। कप्तान ने गहरी सांस ली और फिर से कहा, ध्यान से सुनो, आज रात तक सारे हथियार इस जहाज पर लादे जा चुके होंगे, लेकिन अगर कियाना तब तक नहीं आया तो मैं बिना उसके निकल जाऊंगा। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेनियों से झूठ बोला है, दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। अब लौटते हैं हवाई, जहां कमेहामेहा और उसकी जनजाति अपने देवताओं से संवाद करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन देवता मौन थे, कोई उत्तर नहीं मिला। तब कमेहामेहा ने अपनी जनजाति से कहा, सुनो, चूंकि देवता जवाब नहीं दे रहे और हम जानते हैं कि किवाओ हम पर हमला करेगा, इसलिए हम अपनी रक्षा की तैयारी करेंगे। हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपने बचाव का पूरा हक हमें है। एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन बिना देवताओं की राय जाने तुम ऐसा बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? तो कमेहामेहा ने जवाब दिया, देवता जवाब नहीं दे रहे और यहां मैं इस जनजाति का प्रमुख हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे अपनी प्रजा के लिए उचित लगे। और ये तो वही बात थी जो काहुमनु ने उससे कही थी। मोकू ने महसूस किया कि कमेहामेहा के माध्यम से बोलने वाली दरअसल काहुमनु ही थी। उसी समय द्वीप के तट पर कापो नमाके से मिलने आई। उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने बीते कठिन समय में उसका साथ दिया, उसे टूटने से बचाया और उसकी ताकत बनने का काम किया। नमाके ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम खुद एक योद्धा हो कापो, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, तुम अपने दम पर हर चीज करने में सक्षम हो। कापो ने ये शब्द सुने तो जैसे जम सी गई, फिर भी अपने मन की पीड़ा को छिपाते हुए वो मजबूत बनी रही, क्योंकि वो अब भी कियाना से प्रेम करती थी। उसने नमाके को अपना हार थमाया और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी है, लेकिन नमाके,
मैं कियाना को नहीं भूल सकती। और फिर वो मुड़ी और वहां से चली गई। अब लौटते हैं भारतीय द्वीप की ओर, जहां फे बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार कियाना को ढूंढ ही लेती है। या यूं कहिए कि कियाना ही उसे ढूंढने में सफल हुआ। फे ने कहा, कहां थे तुम पागल आदमी, हमें निकलना है, सारे हथियार लगभग जहाज पर लादे जा चुके हैं। कियाना ने कहा, मैं बिना टोनी के नहीं जाऊंगा। तो फे ने बताया कि टोनी को पहले ही गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। कियाना ने पूछा, कहां? फे ने जगह बताई और कहा, जल्दी लौट आना, जहाज इंतजार नहीं करेगा। कियाना चुपचाप निकल पड़ा। छिपते छिपाते वो उन कोठरियों तक पहुंचा जहां लोग बंद थे। उसने ताले तोड़ने शुरू किए और जोर से पुकारा, टोनी। कई पहरेदारों को गिराने के बाद आखिरकार उसने टोनी को ढूंढ लिया। कियाना ने उसे थामा, कंधे का सहारा दिया और उसे बाहर निकाल लाया। दोनों सावधानी से नाव की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में मार्ले ने उन्हें देख लिया। वो भिड़ा नहीं बल्कि डर के मारे भाग गया। खैर, कियाना और टोनी नाव तक पहुंचे और फिर सुरक्षित जहाज पर चढ़ गए। तब तक सारे हथियार लादे जा चुके थे और कप्तान ने तुरंत जहाज चलाने का आदेश दे दिया। कियाना किनारे की ओर देख रहा था। दिल में दुख था कि वो सभी गुलामों को आजाद नहीं करा पाया, पर संतोष भी था कि उसने इस शहर के शासकों के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। अब फिर से लौटते हैं हवाई, जहां शाम ढलते नमाके अपने झोपड़ी में लौटा। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कापो अंदर उसका इंतजार कर रही थी। मैं तो यही सोच रहा था कि शायद वो अपना हार वापस लेने आई होगी, लेकिन रुकिए, ये क्या? कापो ने खुद को नमाके के हवाले कर दिया। तो चलिए, अब वफादार और मजबूत जैसे शब्दों को छोड़ दीजिए और उनकी जगह रखिए भावुक और अविश्वसनीय।